नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे तेजी से अस्थिर हो रहे राजनीतिक हालातों में यूनुस कब तक बचा पाएंगे अपनी कुर्सी। जानेंगे कैसे चीनी महिला साइंटिस्ट और उसके प्रेमी ने मिलकर बना दिया एक और गंदा वायरस। देखेंगे पहलगाम हमले के बाद कितने देशद्रोहियों के सामने आए नाम। जानेंगे पाक ने किस मुल्क में की भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा रुकवाने की कोशिश। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की फिर बड़ी मुश्किलें। एसीबी ने किया तलब, पूछताछ के लिए जारी किया समन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बकरीद के अवसर पर मिट्टी के बकरे बनाकर दी प्रतीकात्मक कुर्बानी। हिंदू संगठन का अनोखा प्रदर्शन। रक्सौल बॉर्डर पर चीनी नागरिक नेपाली गाइड के साथ पकड़ा गया। बिना वीजा भारत में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला। जमीन हस्तांतरण समझौते में संशोधन को महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरल मस्क आज पहुंचेंगे अयोध्या। हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के एक बाजार में बुधवार तड़के लगी भीषण आग। 15 दुकानें जलकर खाक। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्लास्ट कर डॉक्टर की निर्माणाधीन बिल्डिंग गिराई गई। रिश्वत न देने पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस का एक्शन। टैक्सी से 6,89,000 रुपए का गांजा किया जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक। रिजिजू बोले सरकार नियमों के तहत चर्चा को तैयार। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैला। 4,302 एक्टिव केस। केरल के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। ट्रंप से अलग होते ही फूटा मस्क का गुस्सा। फंडिंग बिल को बेतुका और फिजूल खर्ची बताया। कहा संसद देश को दिवालिया बना रही है। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात तेजी से अस्थिर हो रहे हैं। एक और जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिलने से लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने चुनावों को लेकर आंदोलन की कमान संभाल ली है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस न सिर्फ घरेलू राजनीतिक दबावों से घिरे हैं, बल्कि सेना से तनावपूर्ण रिश्ते भी उनकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका और चीन के साथ उनकी नजदीकी क्या वाकई उन्हें सत्ता में बनाए रख पाएगी, या फिर बांग्लादेश एक और उथल पुथल की ओर बढ़ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने बांग्लादेश में जमात इस्लामी को चुनावी राजनीति में फिर से उतरने का मौका दिया है। ये वही संगठन है जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाकर प्रतिबंध लगाया था। उधर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी चुनाव में देरी को लेकर रास्तों से लेकर संसद तक आक्रामक हो चुकी है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, जो इस समय लंदन में है, उन्होंने हाल ही में एक विशाल रैली को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव दिसंबर तक कराए जाएं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने मौजूदा कार्यवाहक सरकार पर लोकतंत्र को पटरी से उतारने की साजिश का आरोप लगाया। बीएनपी की मांगों को बल उस समय और मिल गया जब सेना प्रमुख जनरल बाकर उस जमाने भी यूनुस से मुलाकात कर दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग दोहराई। ये संकेत है कि सेना भी कार्यवाहक सरकार के रवैये से असहज है और सत्ता के जल्द हस्तांतरण की पक्षधर है। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए यूनुस अमेरिका और चीन के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही में हसीना ने यूनुस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ना तो मैंने और ना ही मेरे पिता ने अमेरिका को बांग्लादेश बेचा, लेकिन यूनुस अब अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। योंकिंग जियान और जुन योंग लियू, ये दो नाम
फिलहाल अमेरिका में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 33 साल की जियान और 34 साल के लियू दोनों ही चीनी नागरिक हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में एक बेहद खतरनाक रोगाणु की तस्करी की है जो फसलों में रोग पैदा करता है। दोनों चीनी नागरिकों को षड्यंत्र रचने, अमेरिका में तस्करी करने, झूठे बयान देने और वीजा धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों चीनी नागरिकों ने अमेरिका में फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम नाम रोगाणु कवक की एक तस्करी की है, जिसे वैज्ञानिक कृषि आतंकवाद का हथियार बताते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जियान और उसके बॉयफ्रेंड लियू को कथित तौर पर अपने रिसर्च के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिल रही थी। बयान में कहा गया कि लियू एक चीनी यूनिवर्सिटी में काम करता है और वहीं पर वो फ्यूजेरियम ग्रामिनीरम पर रिसर्च कर रहा है। पूछताछ के दौरान उसने पहले तो झूठ बोला और फिर स्वीकार किया कि ग्रैमिनीरम को डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे के जरिए वो अमेरिका लेकर आने वाला था। वो मिशिगन यूनिवर्सिटी के लैब में इस पर रिसर्च करना चाहता था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड जियान काम करती थी। माना जा रहा है कि दोनों चीनी नागरिक चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। चीनी नागरिकों के खिलाफ दायर हलफनामे के मुताबिक 27 जुलाई 2024 को लियू ने अमेरिका में एंट्री ली और उसने अधिकारियों को बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है। उसने बताया कि वो जल्द ही लौट जाएगा क्योंकि उसे चीन में अपना लैब शुरू करना है। अमेरिकन टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक लियू ने कथित तौर पर कहा कि उसके पास कोई काम की चीज नहीं है, लेकिन उसके सामान की दूसरी बार जांच करने पर अधिकारियों को चीनी भाषा में एक नोट, फिल्टर पेपर का एक गोल टुकड़ा जिस पर गोलाकार आकृति बनी हुई थी और 4 प्लास्टिक की थैलियां मिली, जिनके अंदर लाल रंग की पौधों की सामग्री के छोटे छोटे गुच्छे थे। पूछने पर लियू ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि उसे नहीं पता ये चीजें कैसे उसके बैग तक पहुंची, लेकिन बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर सारा सच उगल दिया। शिकायत के अनुसार लियू ने कहा कि उसने जानबूझकर अपने बैग में नमूने छिपाए थे क्योंकि उसे पता था कि वो जो चीज लेकर जा रहा है उसके आयात पर प्रतिबंध है। लियू ने कबूला कि उसने जानबूझकर नमूनों को टिश्यू के एक बंडल में रखा था ताकि अमेरिकी अधिकारी उसे ढूंढ ना पाए और अमेरिका में वो अपना रिसर्च जारी रख सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आपको बताते चले कि अब तक कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी दे रहे थे, या यूं कहें कि भारत के साथ गद्दारी कर रहे थे। वे भारत की गोपनीय जानकारियां दुश्मन मुल्क को दे रहे थे। इनमें नामी यूट्यूबर से लेकर सीआरपीएफ का जवान तक शामिल है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले ये गद्दार कौन है, चलिए आपको भी बताते हैं। गद्दारों की लिस्ट में सबसे नया नाम जसबीर सिंह है। इसे पंजाब के रूपनगर से गिरफ्तार किया गया है। वो एक यूट्यूबर है। उसे जासूसी के आरोप में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। जसबीर सिंह जान महल नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है और इसका हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क था। जसबीर सिंह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑफिसर शाकिर के संपर्क में था। जसबीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। जसबीर ने भी पाकिस्तान एम्बेसी के कर्मचारी दानिश के निमंत्रण पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की थी, जो दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में हुआ था। सीआरपीएफ के जवान मोती नाम जाट भी चंद पैसों के लिए पाकिस्तान की गोदी में चला गया। उसे एनआईए ने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। वह पहलगाम में ही पोस्टेड था। हमले से 5 दिन पहले ही उसका ट्रांसफर हुआ था। जांच में पता चला कि वो 2 सालों से पाकिस्तानी एजेंटों को जानकारी दे रहा था। हर जानकारी के बदले उसे 3,500 रुपए मिल रहे थे। इसके अलावा खास जानकारी के बदले 12,000 रुपए उसे मिलते थे। इसके बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी 16 मई को हुई। इसी दिन हरियाणा पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ज्योति ट्रैवल विद जो यूट्यूब चैनल चलाती है। उसे हिसार के न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया था। ज्योति पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश के साथ संपर्क में थी। हिसार के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार साल 2023 में ज्योति पाकिस्तान उच्चायोग में दानिश नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आई, जहां वो पड़ोसी देश की यात्रा के लिए वीजा लेने गई थी। 17 मई को हरियाणा पुलिस ने नू से
से अरमान नाम के भी एक शख्स को गिरफ्तार किया। वो पाकिस्तान को भारतीय सेना की जानकारी देता था। इसके बाद 19 मई को नूह पुलिस ने मोहम्मद तारिफ नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया। उस पर पाकिस्तान को सैन्य गतिविधियों की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। मोहम्मद तारिफ ने कथित तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी को सिम कार्ड देने और पाकिस्तान जाने की बात कबूल कर ली है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर बड़ा झटका लगा है। इस बार उसे एक इस्लामिक मुल्क ने ही आईना दिखाया है। बता दें कि मलेशिया ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसके रिलीजन कार्ड को सिरे से खारिज कर दिया। पाक ने मलेशिया में भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मलेशिया ने उसकी एक ना सुनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास ने मलेशिया को मुस्लिम भाईचारा का हवाला देते हुए भारत की आधिकारिक यात्रा और कार्यक्रम को रद्द करने का आग्रह किया। हालांकि पाक का ये दांव नहीं चल पाया। मलेशिया ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल को पूरा समर्थन दिया। इतना ही नहीं, डेलीगेशन के साथ सभी प्रोग्राम योजनाओं के अनुसार ही संपन्न हुए। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मलेशिया ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था और अब उसने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का पुरजोर स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मलेशिया से कहा था कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में मलेशिया को इस्लामी मुल्क होने के नाते भारत के साथ किसी भी तरह की वार्तालाप से बचना चाहिए, लेकिन मलेशियाई अधिकारियों ने पाकिस्तान के इस आग्रह को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि वे अपने द्विपक्षीय और कूटनीतिक संबंधों को बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं करेंगे। बता दें कि मलेशिया गई भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेडीयू सांसद संजय झा ने किया था। इसमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, हेमांग जोशी, प्रदान बरुआ, सीपीएम के जॉन विट्रास और पूर्व राजनयिक मोहन कुमार शामिल थे। मलेशिया के अलावा संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर अब सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का सेना के शौर्य को सरेंडर से तुलना करना दर्शाता है कि मानसिकता कितनी रोगी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर गिनाया और पार्टी को घेरा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा जैसा बयान दिया है, ऐसा बयान तो किसी पाक संगठन ने भी नहीं दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप यानी राहुल गांधी पाक के सिरमौर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भाषण सेना का अपमान कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। उन्होंने आगे कहा कि आपने ना जाने कितने इतिहास में क्या क्या सरेंडर कर दिया था। 1948 में कश्मीर का हिस्सा सरेंडर कर दिया। आपके कारनामे देखें तो कैलेंडर सरेंडर से भरा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी में नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता का घोर अभाव है। पाकिस्तान के किसी आतंकी और सेना के अधिकारी मसूद अजहर और हाफिज सईद ने जो नहीं बोला वो आज राहुल गांधी बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना को पहले कवर देते हैं और अब उसका सिरमौर बनने की कोशिश करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्तरहीन बातें करके पूरे विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता की कमी है, जो इस पद के लिए काफी जरूरी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से हमारी सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सरेंडर से तुलना की, ये बताता है कि मानसिकता कितनी रोगी और खतरनाक हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी, आप, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामों के सरेंडर के कैलेंडर भरे पड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री भारत माँ के शेर यानी मृगेंद्र हैं। आदतन आप पीएम के खिलाफ बोलिए, बीजेपी के खिलाफ बोलिए, हमें मंजूर है, मगर भारत की संप्रभुता और सेना के खिलाफ कोई बयान हमें मंजूर नहीं। इसी के साथ बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर गिनाया। साल 2011 में राहुल गांधी ने इम्पॉसिबल टू स्टॉप टेररिज्म कहा, वो सरेंडर था। 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया, वो भी सरेंडर था। 1971 में युद्ध में जीत के बाद भी पीओके नहीं लिया, अलबत्ता 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर को यूं ही लौटा दिया, वो सरेंडर था। हम पंजाब और सिंध के पास थे, फिर भी कुछ नहीं किया।
ये तो थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।